जब किसी के साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और आपकी मजबूरी बन जाए, उनसे दूरियां बनाने पर आप मजबूर हो जाएं। इसमें ना आपकी कोई गलती, ना सामने वाले की। मुझे नहीं पता वो सब क्या था, क्यों था, कैसे था और उनके साथ ही क्यों। मुझे 12वीं क्लास के लिए ट्यूशन की ज़रूरत थी। मेरे घर वालों ने हमारे घर के पास में किसी से इस बारे में बात की। वैसे वो लड़की ट्यूशन पढ़ाती तो नहीं थी, पर मेरी माँ और उसकी माँ अच्छी खासी दोस्ती थी इनकी। माँ ने उनकी मम्मी से बात की कि मेरी बेटी को ट्यूशन चाहिए, अगर आपकी बेटी पढ़ा दे तो। जिस पे वो मान गई और उसके दूसरे दिन से ही मैंने ट्यूशन जाना शुरू कर दिया। उनके बारे में थोड़ा आपको बताऊं तो उनका एक भाई था जो कि सारा दिन ऑफिस में रहता। उनके पिताजी थे नहीं। वो लड़की काफ़ी पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी। मुझे काफ़ी अच्छे से पढ़ाती थी। शुरू शुरू में तो हमने पहले एक दूसरे को जाना और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी टीचर कम दोस्त ज़्यादा बन गई। उस वक्त मेरे और उनकी उम्र में काफ़ी फ़र्क था। मैं अकेली ही थी जो ट्यूशन पढ़ा करती थी उनसे। कुछ दिन तो बहुत अच्छे से गुजरे, बहुत अच्छे से। लेकिन उसके बाद जो होने वाला था, मैं उसके लिए ज़रा भी तैयार नहीं थी। सर्दियों के दिन थे वो, तो पंखे या कूलर वगैरह चलते नहीं थे। पूरे घर में एक ऐसी खामोशी कि सुई गिरने तक की आवाज़ भी सुनाई दे जाए। घर में इतने लोग थे नहीं। भाई ऑफिस में और मम्मी किचन वगैरह में बिजी रहती। मैं और वो उनके एक कमरे में बैठ के अपनी पढ़ाई किया करते। अक्सर मुझे कमरे से कुछ अजीब भारी आवाज़ महसूस होती। मेरी टीचर के बाल अच्छे खासे लंबे और सुंदर थे। वो ज़्यादातर अपने बालों को खुला ही रखती थी, जिससे उनका चेहरा आधा ढका रहता था। तो उस वक्त एक अजीब सी भारी आवाज़, जो कि बहुत ही थोड़ी देर के लिए आती है, और जैसे ही मुझे वो आवाज़ आती है, मैं चारों तरफ देखती हूँ और फिर अपनी टीचर को देखती हूँ कि उन्होंने भी वो आवाज़ सुनी, पर वो मेरी किताबों को देखती रहती और मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा। पर धीरे धीरे वो आवाज़ें बढ़ती चली गई। पर कई बार ऐसा होने के बाद भी मैंने इन बातों को इग्नोर किया। एक दिन मेरी टीचर काफ़ी अच्छे मूड में थी। वो मेरी तरफ देख के बातें कर रही थी, तो उनके बात करते करते उनकी आवाज़ के साथ में वही आवाज़ सुनती हूँ मैं। वो भारी आवाज़ उनकी आवाज़ के साथ मिक्स होके कुछ ही सेकंड के लिए आई थी बस, और वो फिर से नॉर्मल बात करने लगी। वो आवाज़ ऐसी जैसे कोई मर्द बात कर रहा हो। जैसे ही वो आवाज़ मैंने उनकी बातों में सुनी, मैं हिल गई। मैंने उनसे कहा कि ये आपको क्या हुआ था? वहाँ से कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। तब उन्होंने ऐसे बात की कि जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। मैंने उन्हें 2-3 बार टोका कि आपकी आवाज़ के साथ कोई भारी आवाज़ मैंने सुनी है अभी। तब वो मुझसे आंखें चुराना शुरू हो गई, जैसे वो मुझसे कुछ छिपा रही हूँ। अब शायद मैं समझ चुकी थी कि वो आवाज़ कमरे में कहीं और से नहीं, वो मेरी टीचर ही निकालते थे। एक बार मैं कुछ लिखने का काम कर रही थी। मेरा पूरा ध्यान मेरी कॉपी पर था। वो मुझे कुछ समझा रही थी कि मैं सुनती हूँ, उनकी आवाज़ वैसे ही भारी हो जाती है और वो मेरी कॉपी पर लिखते लिखते कुछ अजीब सी लाइनें बनाने लगती है। उनके हाथ कांपने लगे थे। मुझे लगा कि शायद इन्हें दौरे पड़ते हैं, लेकिन वो सब मैं खुद को तसल्ली देने के लिए कर रही थी। अब इसके आगे तो कुछ और ही होने जा रहा था। उनकी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती चली गई। पहले तो मुझे थोड़ी देर के लिए वो आवाज़ आती, पर अब बात करते करते उनकी आवाज़ अचानक से बदल जाती, जैसे उन्होंने मुझसे कुछ कहा हो, पर मुझे समझ नहीं आया। वो बोल के उठ जाती हैं और थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चली जाती हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। तब उन्होंने कहा कि मेरे साथ कभी कभी हो जाता है, पर मुझे समझ आ गया था कि ये झूठ बोल रही है। मैंने उनके लिए कहा कि
आप इतनी खूबसूरत हैं, अगर मैं लड़का होती ना तो आपसे शादी कर लेती। जिस पे उन्होंने मुस्कुराते हुए अजीब सा चेहरा बना लिया। उनकी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। एक बार जब मैं ट्यूशन पढ़ रही थी, हम घर में अकेले थे। आंटी जी भी किसी काम से बाहर गई हुई थी। मुझे उन्होंने कुछ काम दिया हुआ था और मैं उसी में लगी हुई थी। मैं नीचे देख रही थी अपनी कॉपी में और काफी देर से मैंने ध्यान नहीं दिया। वो सामने चुपचाप बैठी हुई थी। मुझे लग रहा था कि उनका ध्यान मुझ पे ही है, पर वहां हल्की सी रोशनी में मैंने उनका साया हिलता देखा। तब मैं क्या देखती हूं, वो अपना सिर हिला रही हैं, जैसे बच्चे हिल हिल के आगे पीछे होके झुककर पढ़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे। वो अपनी ही दुनिया में मगन थी। उनका चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा था। उनके बाल चेहरे के आगे आए हुए थे। मैंने 2-3 बार उन्हें आवाज दी। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें थोड़ा हिलाया। क्या हुआ आपको? तब उनकी वही भारी सी आवाज, और ना तो वो मेरी तरफ देख रही थी, उनका चेहरा नीचे की ही तरफ था। तब वो मुझे कहती हैं, तुम जाओ, आज की तुम्हारी छुट्टी। वो जैसे बस मुझे वहां से भगाना चाहती थी। प्रवीण भाई, शायद आपको इतना फील ना हो, पर जब मैंने वो सब देखा वहां पे और जो हालत मैंने उनकी देखी थी, आप यकीन जानिए, मुझे डर का इतना जबरदस्त एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ ना कुछ तो है जो ये ऐसी हरकतें कर रही हैं। डर तो मैं पहले ही गई थी और पूरे घर में हम दोनों ही अकेले थे। मैं वैसे इन सब चीजों से बहुत डरती हूँ। कोई इन सब टॉपिक्स पर मेरे सामने बात करे ना तो मुझे डर लगता है। मुझे लग रहा था कि कहीं वो मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। मैं जल्दी से अपना बैग समेटती हूँ और मैं देख रही थी कि उनकी वही हालत बनी हुई थी। वो हिले जा रही थी, हिले जा रही थी। उन्होंने अपना आई कांटेक्ट नहीं किया मुझसे। मैं अपना बैग लेती हूँ और घर से बाहर चली जाती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं क्या देखती हूँ कि दरवाजे के पीछे से मेरी टीचर मुझे आवाज दे रही है। वो आवाज उनकी वही नॉर्मल वाली आवाज थी। मैं वापस आती हूँ, वो बिल्कुल नॉर्मल मेरे सामने खड़ी थी। वो कहती है कि इस बात का जिक्र किसी से मत करना, ये मेरे साथ एक बीमारी है। खामा लोग मेरी इस बीमारी का मजाक बनाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं उनकी बातें सुन रही थी, अंदर ही अंदर डरी भी हुई थी। उनकी बात इसलिए सुन रही थी कि शायद ऐसी कोई बीमारी हो जिस वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा है। खैर, मेरे एग्जाम्स आने वाले थे और मुझे ट्यूशन तो पढ़ना ही था। इस टाइम पर मैं ट्यूशन छोड़ भी नहीं सकती थी। अगले दिन मैं फिर से ट्यूशन पढ़ने आई और अंदर एक डर भी था। इस दिन उनके भाई और मम्मी घर पर ही थे। हम जहां ट्यूशन पढ़ते उसके साथ में स्टोर रूम भी था, जहां कुछ कपड़े लटकाए हुए थे। इस स्टोर रूम का दरवाजा उन्होंने एक अलमारी से ढका हुआ था। वो बस इतना ही खुलता कि कोई एक बंदा अंदर आ जा सके, पर मैंने उसके अंदर आज तक किसी को आते जाते नहीं देखा था। एक रोज पढ़ाई करते करते मैं इतनी खो जाती हूँ कि मेरा ध्यान उनसे हट जाता है। लिखते लिखते जब मैं उनकी तरफ देखती हूँ कुछ कहने के लिए, तो उनका ध्यान वहां स्टोर रूम की तरफ था। मैं जैसे ही उस तरफ देखती तो स्टोर रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। वहां अंधेरा घना था, कोई लाइट नहीं थी, और मैंने जैसे ही देखा मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई पीछे की तरफ हट गया है। मैं टीचर को हिलाती हूँ कि वहां कौन था। मैं डर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे उन्हें हिलाते ही वो होश में आई हो। कहती कि नहीं, कोई नहीं है। मैं कहती कि मैंने अभी किसी को वहां देखा था। आप क्यों मुझसे कुछ छिपा रही हैं? ऐसी क्या बात है इस घर में? वो मुझसे नजरें चुराती और बात घुमाती। कहती कि यहाँ बिल्ली वगैरह भी आ जाती हैं, तुम घबराओ मत। पर अब मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा था। मैंने उनसे कहा कि मुझे घर जाना है। मैं इतनी डरी हुई थी कि मैं जल्दी से वहां से निकल जाती हूँ और घर जाके अपनी मम्मी को ये सारी बातें बताती हूँ कि मुझे शक है उस घर में कुछ तो है जो बहुत अजीब और अलग है। मेरी टीचर बहुत अजीब सी हरकतें करती है
जिसके बाद मेरी मम्मी वहाँ से ट्यूशन छुड़वा देती है। कुछ दिन तक उनका कोई अता पता नहीं होता। मैं कहीं ना कहीं उनसे जुड़ चुकी थी। मुझे उनकी फिक्र हो रही थी। भले ही मैं अब वहाँ पे ट्यूशन नहीं पढ़ रही, पर मुझे उनसे जाके मिलना तो चाहिए। फिर एक दिन मेरी मम्मी को किसी पड़ोस वाली आंटी ने बताया कि उस लड़की की तबीयत बहुत ख़राब है। मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं शाम को उससे मिलने जा रही हूँ। मैंने कहा कि मैं भी साथ में चलूँगी। शाम होते ही हम दोनों वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। उनके घर पहुँचे और जैसा कि मैंने पहले बताया था, उनकी मम्मी और मेरी मम्मी अच्छी दोस्त है। उनके घर पर पहुँचे और बेल बजाई। मेरी मम्मी ने कहा कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। पता चला तो हाल पूछने आ गई। इसके बदले में उनकी मम्मी का रिएक्शन कुछ ऐसा था, वो बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने हमें अंदर नहीं बुलाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें दरवाजे से ही वापस करना चाह रही हूँ। मम्मी को लगा तो उन्होंने भी कहा कि ख्याल रखना बेटी का। और तभी अंदर से आवाज़ आती है, वही भारी आवाज़। मम्मी उन्हें अंदर आने दो। और वो आवाज़ सुनते ही पहचान गई कि ये वही आवाज़ थी। सामने से दरवाज़ा खुलता है। हम अंदर जाते हैं। हम लोगों को बाहर ही बिठा दिया जाता है और मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ती हूँ। उस कमरे में अपनी टीचर के साथ अकेले बैठ के पढ़ाई किया करती थी मैं। मुझे कभी इतना डर नहीं लगा था, पर आज हालात कुछ और थे। मैं डर रही थी बुरी तरह से। वहाँ सबको इतना परेशान देख के अच्छा नहीं लग रहा था। आंटी घबराई हुई थी। उनका भाई भी परेशान इधर उधर घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बात वो हमसे छुपा रहे हों। आंटी शायद मुझे रोकना तो चाह रही थी कि वहां मत जाओ, पर मैं रुकी नहीं। वहां जाके देखती हूं कि मेरी टीचर वहां अलमारी पे चढ़ के बैठी है। उसके बाल खुले हुए हैं, चेहरा काला पड़ चुका है, अपने सर को हिलाए जा रही है बस। मैं उनको देख के डर के मारे रोना शुरू कर देती हूँ। मेरी मम्मी और आंटी मेरे पीछे उस कमरे तक आ जाती हैं। उनका भाई उन्हें अलमारी से नीचे उतारता है। उसे नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। ये सब हम देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वो वापस से नॉर्मल भी हो जाती है। मुझसे मेरा हालचाल पूछती है, बातें करती है। तब वो आंटी मेरी मम्मी को बताती है कि मेरी बेटी पर कोई शैतान का साया है। वो इसे बहुत तकलीफ देता है। पहले तो वो कभी कभार आया करता था, लेकिन अब वो इसके पीछे पड़ चुका है। ये पूरी पूरी रात नहीं सोती, अजीब आवाज़ों में बात करती है। हमने मजबूरन इसे कमरे में बंद किया हुआ था और ये काफ़ी दिनों से हो रहा है। अब क्योंकि मैं कई दिनों से ट्यूशन पढ़ने तो नहीं जा रही थी, उसके बाद से उनके हालात और ख़राब होते चले गए और इसके बारे में कहीं ना कहीं पहले से मुझे पता चल चुका था। तब उन्होंने अपने भाई से कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। उनका भाई वहीं बैठा हुआ था। अब मैं ये सब देख रही थी। मैं कमरे की चौखट पर खड़ी वही सब सोच रही थी कि इतनी प्यारी लड़की का क्या हाल हो गया है। वो वॉशरूम से निकल के मेरे करीब आ जाती है। मैं ये सोच रही थी कि ये कहीं मुझे कुछ कर ना दे, मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो उस भारी आवाज में मेरे कान के पास आके कहती है, तुम्हें ये बहुत अच्छी लगती है ना? इससे शादी करना चाहती थी ना? मैं इसे अपने साथ लेके चला जाऊंगा। ये कह के वो हंसती हुई वापस से वॉशरूम में चली जाती है। उन्हें गए हुए 15 से 20 मिनट गुजर जाते हैं। हम बाहर कुछ देर और इंतजार करते हैं, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। बार बार दरवाज़ा नॉक किया जाता है और दरवाजे को हम सब यहाँ से पीटते हैं, उसे धक्का लगाते हैं। काफ़ी देर बाद दरवाजे की कुंडी टूट जाती है। हम देखते हैं कि वो अंदर शीशे के सामने अजीब हालत में खड़ी है, बस खुद को देखे जा रही है। उसे पकड़ के बाहर लाते हैं और थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाती है। मुझसे वो सब देखा नहीं जाता। मेरी मम्मी मेरा हाथ पकड़ के मुझे वहाँ से बाहर निकालती है। हम घर आ जाते हैं। मम्मी को भी बहुत बुरा लग रहा था उनके लिए। ऊपर वाले से कहती कि उसे ठीक कर दो, बहुत प्यारी बच्ची है वो, बहुत तकलीफ में है, उसके घर वाले बड़े परेशान हैं।
इसके बाद फिर कुछ दिनों तक हमारा उनके घर जाना नहीं होता और थोड़े दिनों बाद खबर आती है कि उनकी डेथ हो चुकी है। उस शैतान ने मेरी टीचर को नहीं छोड़ा था, अपने साथ ले गया था। मुझे आज भी उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा दिखाई देता है और मेरे मन में सवाल बस यही कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं आज भी सोचती हूँ ऐसा क्यों था उनके साथ।